हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में बहुत अच्छे प्रश्न हल किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे प्रश्न करते हैं। जो कल हम लोगों ने बेसिक के साथ शुरू किया था, आज भी कुछ नई बेसिक की चीज़ें सीखेंगे और कल ही जैसे सरल क्वेश्चन होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट, जो पेपरों में खूब आते हैं। तो जो भी किसी भी क्षेत्र विशेष MP UP की विशेष टेस्ट दे रहा है, पुलिस पटवारी, GD या फिर टेट के, वो आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखें, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा कि 5 एकड़ ज़मीन पर खरपतवार फैल गई है। ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन पर खरपतवार फैल गई है जो प्रतिदिन पहले से दोगुना स्थान घेरती है, जिसकी फैलने की स्पीड क्या है कि जितनी जगह में फैलती है वो उससे अगले दिन देखने जाओगे तो वो डबल स्थान घेर लेगी। यदि पूरी ज़मीन पर इसे फैलने में 40 दिन लगे हों तो इस ज़मीन के 25% भाग में फेंकने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और लॉजिक से लग जाता है। सिस्टम क्या है क्वेश्चन में कि एक ज़मीन है, उसमें खरपतवार, मतलब खरपतवार क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो खेती में अपन नहीं उगाते हैं उसको अपन अलग करते हैं, उस के फैलने की दर है कि अगर वो एक दिन में 10 एकड़ में फैली होगी तो दूसरे दिन जाओगे तो आप 20 एकड़ में हो जाएगी, फिर जाओगे तो 40 एकड़ में हो जाएगी, फिर जाओगे 10 एकड़ में। मतलब अपने स्थान घेरने वाली जगह से जस्ट दुगनी हो जाती है। तो यदि 5 एकड़ फैलने में उसे 40 दिन लगे हों तो इस मैदान के 25% भाग में फैलने में कितना समय लगा। ठीक है, बात समझ आ रही। मैं कितनी बार क्वेश्चन पढ़ गया है ना। तो अब आपको इसको लॉजिक लगाना है। क्या है लॉजिक? पूरा 100% जगह में फैलने में लगते हैं 40 दिन। आप सुनना, सोचना, टोटल 100% जगह के लिए कितना लगा समय? 40 दिन लगा। अब आप बताइए, अगर 100% के लिए 40 दिन लगा तो 50% के लिए इसको उल्टा लगाते, क्योंकि सीधा अगर आप लगाओगे तो फंस जाओगे। तो अगर 100% में इसको 40 दिन लगा तो 100 के पहले 100 का आधा 50% होने में कितना लगा होगा? 39 दिन। इसका आधा नहीं होता, हर एक दिन में दुगना होता है। तो जब 50% रहा होगा तब अगले दिन, तो 50% कब रहा? 39वें दिन। तब 40 में क्या हो गया? 100%, मतलब पूरे एरिया में। तो 50 का आधा 25%, इसको होने में कितना समय लगा होगा? 38। 25, अब उल्टा देखो अगर आप कि 38वें दिन में हो गया 25%, तो 39 दिन में, एक दिन में उसका डबल 50%, 40वें दिन में एक 50 का डबल 100 हो गया, है ना। तो ये लॉजिकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो 25% जगह में फैलने में कितना समय लगा होगा, उसको 38 दिन कैसे ही रहा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखो, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, आगे चलें, मिटाएं इसे, हैं? आप बताओ, चलो मिटाते। देखें, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती। ठीक है, वह कौन सी संख्या है, अच्छा क्वेश्चन ये, जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। 180% नहीं लिखा, कल परसेंट वाली चर्चा हो रही थी। 180 की वृद्धि हो जाती है।
मतलब कहने का एक नंबर ऐसा है जिसमें 13 गुणा कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पहले से 180 ज़्यादा हो जाती है, ये मतलब है कहने का। तो जैसे हमें जब संख्या नहीं पता होती तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, संख्या इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो अब अगर 13 से गुणा कर दिया जाए तो इसे क्या कहोगे आप, 13x। एक संख्या में 13 से गुणा कर देने पर वह उस संख्या में, उस संख्या मतलब x में कितनी वृद्धि हो जाती है, 180 की। फिर से मैं बोलूँगा कि वह संख्या अपने पहले वाली संख्या से 180 ज़्यादा हो जाती है, यानी चाहे 13 से गुणा कर दिया जाए उस संख्या में और चाहे 180 जोड़ दिया जाए, दोनों बातें कैसी, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बस यहाँ पर काम होता है इक्वेशन बनाने का, बाकी आप आगे खुद कर लोगे कि वेरिएबल के पास जाएगा तो 13x में से घटेगा x तो बचेगा 12x बराबर 180 और 12 से 180 का काट देंगे अपन तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, यानी वो संख्या क्या है, 15। ये अपना आंसर हो गया। ऐसे छोटे छोटे सवाल हर एग्जाम में मिलेंगे और नंबर देके जाएंगे अगर आप सिस्टमेटिक ने पढ़। इन सवालों में कभी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चले आएंगे और अच्छा सवाल देखें, एक और अच्छा क्वेश्चन देखें। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 235 है, इनमें से बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको खूब एग्जाम में मिलेंगे और आपको नंबर देके जाएंगे अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 235 है, इनमें से बीच की संख्या बताइए। तो आपको ये नोट याद रखना है कि जब भी कभी गिनती में 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, 11 हो, इसका 13 हो, 15 हो, संख्याओं का योग दिया जाए, चाहे वो संख्या सम हो, चाहे विषम हो और चाहे प्राकृतिक हो, मतलब इवन, ऑड, चाहे नेचुरल। संख्याएं कैसी भी कहे वो, चाहे सम संख्याओं के बारे में कहे, चाहे विषम संख्याओं के बारे में कहे, चाहे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहे, हमें याद रखना है कि संख्याएं कितनी हैं। अगर वो 3, 5, 7, 9, 11 इतनी काउंटिंग में है लगातार संख्याएं और योगफल दिया गया हो तो आपको क्या करना है, योगफल में संख्या से भाग दे देना है, तो हमेशा बीच की संख्या निकल आती है। मतलब हमारे पास दिया गया था कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 243 है, तो हम 243 की संख्याओं का है 5 का 245 लिख दिया हमने, कितना है, हाँ 245। तो हम 245 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 47 अपना आंसर। बीच की संख्या सीधे प्रकट हो जाएगी। अगर आपको आगे पीछे घूमना है तो हम जानते हैं कि चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो, एक सम संख्या से अगली जाने के लिए 2 प्लस करते हैं और एक विषम संख्या से अगली विषम संख्या जाने के लिए 2 प्लस करते हैं, या प्राकृतिक संख्या हो तो एक से अगली जाने के लिए 1 प्लस करते हैं, पिछले जाने के लिए 1 माइनस करते हैं। तो अगर 47 बीच की होगी तो 2 से बड़ी होंगी, 2 से छोटी होंगी, बड़ी हो जाएगी 49, 51, छोटी हो जाएगी 45 और 43। छोटी पूछता तो बता दीजिए, बड़ी पूछता तो बता दीजिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या है, नोट लिखा है मैंने कि अगर कभी गिनती में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 विषम गिनती में संख्या दी गई हो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक, इवन और नेचुरल कोई भी हो, उनके योगफल में सीधी संख्या से भाग देने पर बीचों बीच संख्या निकल आती है। ठीक है, अब आप लोग अगर उसको डायरेक्ट लगा दिया, आपने बेसिक से लगाना हो तो वो बता देता हूँ। बेसिक से कैसे लगता है, तो हमें संख्या माननी पड़ती है। अब यहाँ थोड़ी अपना हो सकता है विवाद हो जाए, तो मैंने मानी संख्या, तो मैं मानता हूँ x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। मैं कह दूंगा कि ये 5 लगातार विषम संख्या है। तो आप गुस्सा हो जाओ, सब विषम कहाँ है, सम नहीं है,
क्लास में भी होता है मेरे साथ कि जब मैं ऐसे लिख देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सम है, विषम नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये सम है कि विषम है? ये 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, इससे? तो बोलते हाँ। होता क्या है, हम x पर डिपेंड होते हैं कि हमने x को कैसे माना है। अगर हमने x को सम माना है तो उसमें 2 प्लस करते रहने पर हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर x को हमने विषम मान लिया, आप कोई मन में सोच लो एक नंबर विषम, आपने सोच लिया 3 में 2 जोड़ो 5, 4 जोड़ो 3 में 7, आपको विषम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर आपने x को कोई सम संख्या सोच लिया, आप सोचोगे 2, तो 2 में 2 जोड़ो 4, 4 जोड़ो 6, 6 जोड़ो 2 में 8। तो ये पैटर्न है, ना कि संख्याएं। x, x+2, x+4, x+6, x+8 ये सम संख्या और विषम संख्याओं का पैटर्न है, ना कि संख्याएं हैं। ये डिपेंड होती है x पे कि x आपने क्या माना। तो हमने यहाँ x विषम माना, मान लो हमने x का मान यहाँ 5 माना होता तो ये क्या मिलती हमें, आप कहते 7। 5 में 4 जोड़े तो क्या मिलती हमें 9, 5 में 6 जोड़े तो क्या मिलती 11, और 5 में 8 जोड़े तो क्या मिलती 13। क्या ये लगातार 5 विषम संख्या नहीं है? आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर हम इसको x को मान लेते 4, तो फिर x 4 और 2 6, 4 और 4 8, 4 और 6 10, और 4 और 8 12। देख पा रहे होगे आप, सब संख्या बन गई। तो ये x पे आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही लगा दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको फ़र्क दिखाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ लेगी किसका पैटर्न है, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, ना सम का ना सम संख्याओं, दोनों का, है ना। तो मैंने मान ली विरोधाभास हो, इसीलिए अपन काम करते हैं कि थोड़ा विरोध हो। जब आप वहाँ मेरा विरोध करोगे, चीज़ें आप लॉजिक लगाओगे, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, तो काम बनेगा। सब पाँचों का योगफल कितना लिख दोगे आप, 235 दिया गया। अब आपने जोड़ दिया x x x x x 5x, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20 बराबर 235। 20 वहाँ जाए घटा दिए तो 5x बराबर 215। x का मान काट दिया तो 5 जो कि 20, 5 3 15। आपने क्या देखा, उत्तर मैच नहीं किया, पहले से कैसा आया था। आपको चाहिए बीच की संख्या, वहाँ सीधे बीच संख्या आती थी, यहाँ पर आई पहली संख्या x का मान। आपको बीच की चाहिए, बीच की होगी x+4, तो 43 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका क्या 47। अब आ गई ना, खुश है ना। अब आपने कहा कि हम तो अभी तक मानते आए, या बुक्स वाला मान लेता है x+1, x+3, x+5, x+7, x+9, 1 2 3 4 5। बोले हमें ये मानना है 5 विषम संख्या। इनसे भी आसान, ये भी पैटर्न है, ना कि संख्याएं। लेकिन यहाँ फिक्स है कि x क्या है, अब सम संख्या। सम संख्या में आप एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या, है ना। इससे भी आंसर आएगा, बस देख लो, विश्वास ना हो आप। देख पा रहे हो, यहाँ आ रहा है पूरा, x+9 हो गया बराबर 235। नीचे लिख दिया मैंने, देखो हट जाओ। तो ये 5x सही रहेगा, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 235। 5x बराबर 25 घट जाएंगे तो 210, x 5 चौके 20, 5 दूनी 10। देखो बैलेंस सम संख्या आई कि नहीं। हमसे पूछी गई थी बीच की संख्या, यानी x+5, तो 42 + 5 आ गया 47। तो चाहे जैसे लगाओगे आपका आंसर वही आएगा। आपको इसलिए लॉजिक सीखना है कि x प्लस ये होता है कि नहीं, रट लेते हो आप, 1 3 5 को देख के बताते हो, समय भी नहीं। ठीक है, समझ पाए क्या बताना चाह रहा था। आओ ऐसे 2-3 क्वेश्चन और लगा, ठीक है, इसको बता दूँ मैं। देखिए ये 2 सवाल आपके लिए पेश किए जा रहे हैं।
क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 का योग 27 है, तो अगली 3 संख्याओं का योग क्या होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन। अब संख्याएं तो 6 हैं, लेकिन कैसी हैं? क्रमागत। सम विषम ना लगा हो तो क्रमागत संख्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी? एक एक ज़्यादा, एक एक कम। अगर पहली x तो x + 1 x + 2। अब जैसे हमें पता है लॉजिक कि अगर गिनती में संख्याओं का योगफल दिया हो 3 5 7 9 हो तो कुछ x मान के लगाने नहीं है, सीधे 3 संख्याओं का योग 27, 27 में 3 से भाग, कितना आ गया? 9 3 27 9, यानी 3 संख्याओं में 9 बीच की संख्या हो गई, एक इससे छोटी एक बड़ी। अब आप बताओ अगर 3 संख्याओं में से 9 बड़ी बीच की संख्या है तो उससे एक बड़ी कौन सी हो जाएगी? 10, एक छोटी कौन सी हो जाएगी? 8। तो पहली 3 संख्या ये हो गई, फिर अब लगातार हैं 6 हैं तो अगली क्या हो जाएगी? 11 12 और 13, 10 तक तो ये 3 मिल गई। अब लगातार हैं, पहले 3 ये हो गई तो अगली 3 कौन सी होंगी? 11 12 और 13। इनका योग पूछा तो योग कर दोगे आप, कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 और ये 3 36, ये आंसर है। सीधे सीधे सरल सरल सवाल, इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा इन पे। ये आ गया आपका 5 क्रमागत या निरंतर संख्याएं। तो अगर आपसे कहा जाए क्रमागत, क्रमबद्ध, निरंतर, सतत, ये सब एक ही वर्ड है, कंटिन्यूअस, है ना। 5 विषम संख्या है, लेकिन योग फल दिया गया 2 संख्याओं का, ए और सी का, तब ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी जगह भी कर लो, 2 से भाग करना ही। अब ए और सी का, तो अगर 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, और अगर आपने उसी पैटर्न से मान ली विषम है, तो पहली अगर x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, अगर ऐसा मानना आपको बुरा लगे तो +1 वाली पैटर्न से मान लेना, आंसर वैसे ही आएगा। ए का मान x है, सी का मान x + 4, दोनों को जोड़ के कितना रहा है? 146। ये 2x 4 घट जाएगा वहाँ, तो बचेगा 142, 2 से भाग हो जाएगा, 2 7 14, 2 एकम 2। x का मान क्या आ गया? 71। पूछा हमसे ई का मान, x + 8 यानी 71 + 8 79 आंसर। उनको हल्के फुल्के सवाल ये सेकंडों में आएंगे। हम लोग कभी भी पढ़ाई करते समय ये नहीं देखते कि हम कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं उन्हें अटेम्प्ट करें और जल्दी हमारा टाइम बचाएंगे और नंबर दे के जाएंगे। सॉरी, सब क्वेश्चन लगाने जुड़ जाते हैं। पेपर सेट देखो आप पुराने, क्या ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, या आते हैं कि नहीं आते, जज करो। उन्हीं चीज़ों के पीछे नहीं पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक ये सब। आपको एग्ज़ाम देना है, आप जिस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आए हो कि नहीं आप? क्या कोई बुक है आपके पास जिसमें ये चैप्टर हो या किस किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए? तो प्लीज़ बैठना है अपन को अच्छी तरीके से, हर चीज़ जान के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आपको तो सिस्टमेटिक पढ़ते जाना है, नोट बनाते जाना है, ठीक है। आप यही इतने क्वेश्चन लगा लोगे कि एक आध बुक तो ख़त्म हो जाएगी, एक बुक आप ख़त्म कर लेना और फिर अपन अभी शुरू करेंगे क्या? पुराने पेपर सेट क्वेश्चन, बेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कुछ आप अब लगा लोगे, फिर पेपर सेट क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। 6-7 महीनों में आपकी मैथ की समस्या ख़त्म। रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, रीजनिंग की समस्या ख़त्म, जीएस चली रही है आपकी, उसकी समस्या खत्म। आप जुड़े भर रहो, फिर देखो, बस ईमानदारी पढ़ते रहो। जो समझ में ना उसे कमेंट्स करो, ऐसे जो समझ में नहीं आया अरे अच्छा नहीं पढ़ाया था। कई बार पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले को ज़्यादा लगता है, अगर इसमें आप सर ये बता देते ना तो हमारा काम चल जाता। कमेंट्स करिए सर ये बता देना आप, या ये क्वेश्चन और ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये आपका काम, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन लगा, लिख लिया होगा आपने। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के वर्ग अंतर, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
ये टॉपिक अधिकांश 100 में से पढ़ाने वाले में से 10 ही लोग पढ़ाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये तो जनरल क्वेश्चन है, बच्चा दिमाग इतना डेवलप हो जाता है वो पढ़ लेता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको सिखाते हैं इक्वेशन पे कमांड लाना, कि इक्वेशन क्या कह रही है, लैंग्वेज क्या कह रही है। अब हम लोग परसेंटेज सीधे पढ़ने लगते हैं, आपकी प्रॉफिट लॉस पढ़ने लगते हैं, एवरेज पढ़ने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेज पे कनेक्ट हो गया तो अब हमें वहाँ पे फॉर्मूला ही बताए जाते हैं, लॉजिक बताया जाता है और लैंग्वेज तोड़ना सिखाते हैं। तो लैंग्वेज अपन तोड़ना यहीं सीख लेते हैं। अब बचा परसेंटेज, तो परसेंटेज का लॉजिक, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ हम इस चैप्टर को इसलिए कराते हैं डिटेल में, क्योंकि आप लैंग्वेज से कनेक्ट होना सीख लो, और जिसको लैंग्वेज पे कमांड है, लैंग्वेज को तोड़ सके, वो इक्वेशन बना सके, तो हल तो हो जाता है वो सवाल, ठीक है। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, और हम जानते हैं क्वेश्चन कैसे दे दिया है कि 37 हमने कभी नहीं पढ़ा कि चाहे इसका गुणा कर लो, दो संख्या कोई नहीं है दुनिया जिसका गुणा 37 है, सिवाय एक ही कंडीशन के, केवल 37 गुणे 1। इसके अलावा 37 कुछ अवाच्य संख्या है, किसी और टेबल में आने वाली है नहीं। 37 खुद अवाच्य संख्या है, तो 37 की टेबल के में 37 बन जा के अलावा दोबारा कहीं आने वाली नहीं, ठीक है। तो फिर यानी एक संख्या होगी 37 और दूसरी क्या होगी 1। यही दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल कितना आता है 37। इनका वर्गमूल का, इनका अंतर करोगे आप तो 37 माइनस 1, और वर्गमूल निकाल दोगे आप तो 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे सवाल जो खूब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमें परेशान करते हैं, पेपर के टाइम थका देते हैं। आपको बिल्कुल नहीं थकना है, ऐसे 10-12 क्वेश्चन लगा लेना है, लैंग्वेज से कनेक्ट होना सीख लेना है, फिर देखो आप मजा। जैसे एक और ऐसे ले लें, एक और अच्छा क्वेश्चन मिला था अभी कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो इनमें से छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। कमेंट्स करके बता देना है अगर राइटिंग में प्रॉब्लम जाए तो, ठीक है। मैं वैसे जो भी पिछली वीडियो लिख के देता था ना आपको स्क्रीन पे, वैसे लिख के दे दूंगा क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए सबसे डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और मैं ऑप्शन में दे देता हूँ। इसमें ऑप्शन है आपके, कहाँ गया, आठ, 6, 7, 5, ये 4 ऑप्शन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि हमें 3 लगातार संख्या माननी पड़ेंगी, x + 1, x + 2। प्राकृतिक है तो एक एक का फर्क होता है, फिर इनका वर्ग करना होगा, तो a + b की होल स्क्वायर से खोलेंगे बराबर 110, तो ये बहुत लंबा मैटर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सरल है लगाना कि अगर छोटी संख्या 8 है तो लगातार में उसके बाद 9 होगी और 10 होगी, और वर्गों के योग की बात कर रहा है, स्क्वायर का सम, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का 81, 8 का 64। अगर जोड़ते हैं तो 110 से कई ज़्यादा आ रहा है, जोड़ के देखना लॉजिक से, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाया 6, सबसे छोटी 6 होगी तो अगली 7 होगी और 8 होगी। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, यही 100 हो रहा है, और 7 का 49, तो ये 110 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं। जब 6 से स्टार्ट होने वाला आंसर नहीं तो 7 से तो होगा ही नहीं। बचा कौन? 5 वाला। संख्या होंगी 5, 6, 7। 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, तीनों को जोड़ दो और 10 आता है। तो अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो आसान है, तो वैसे लगानी है। तो ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, कब ऑप्शन सही है कब नहीं। कई बार इक्वेशन बिल्कुल सरल है बनाना
ऑप्शन से काम ज़्यादा कठिन हो जाता है, कई बार ऑप्शन से कठिन सरल है काम समीकरण से कठिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ बारीकियों पे ध्यान देना है, कैसे पेपर को बैलेंस करें, कुछ क्वेश्चन लंबे हो जाएं तो किन को शॉर्ट कर लें आप, ये आपका काम। और जब ज़्यादा बार लगाओगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप 4 ऑप्शन की जगह पे कहो 1-2 ही ऑप्शन से आपका काम बन जाए और लॉजिक साफ हो जाते। थोड़ा प्रैक्टिस तो करो आप। जैसे अगर अपन सोचें, अगर आप शुरुआत से जुड़े होगे आप हमसे, तो अब यहाँ आते आते लगभग अपन 50 वीडियो पे आ गए होंगे। तो 50 टॉपिक में अगर हमने 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट सोचो आप, तो आप कितने क्वेश्चन पे पहुँच गए, है ना। क्या सच में इतने क्वेश्चन बनते हैं हमसे? अगर बनते हैं तो सिलेक्शन होके रहेगा। ये सिलेबस ही है, 10 साल उठा लो आप, पुराने पेपर उठा लो, ठीक है। और जो कठिन क्वेश्चन होंगे बिल्कुल चिंता नहीं करो आप, ये बेसिक तो आपका कंप्लीट हो जाए, जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे उसका सेगमेंट उठा लेंगे अपन, कुछ भी चीज़ नहीं रह जाएगी। एक और ऐसा अच्छा क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन है आपका कि 2 धन पूर्णांकों का अंतर, 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 33 है। तो बड़ी धन पूर्णांक संख्या होगी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि आप सरलीकरण पढ़ के हुए आए हो। अब 2 संख्याएं जिनका अंतर 3 है, तो आपने एक को x मान लिया, दूसरे को y, अंतर यानी x माइनस y 3 है, और इनके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस y², ये हो गया 33, है ना। संख्या अगर x y मानी तो अंतर x माइनस y लिखोगे, 3 लिख दोगे। अब क्या वर्गों का अंतर आप जानते हो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। किसको? इसको होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई का मान है आपके पास 3, काट दिया आपने 11, यानी आपके पास यहाँ देखिएगा x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 3 है। हल कर लो, जोड़ दोगे 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अभी लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपन पहली बार लगा रहे हैं। इसी की प्रैक्टिस करोगे जल्दी हो जाएगा। इसी पे बेस। अब कौन सा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था? लगे कि हमें लैंग्वेज वाला है। और देखो, जैसे 2 संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया? इनके वर्गों का योग दिया गया आपको 113। तो इनका गुणनफल होगा, इनका गुणनफल होगा। फिर से आपको लगेगा कि ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। एसआई पे उठा लेना आप, एसआई का, एमपी पुलिस का पेपर उठा लेना आप, टेट का किसी का पेपर उठा लेना आप, ये 2-3 हर सेट मिलेंगे आपको 2-3 क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग, अगर आपने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तो ए प्लस बी कितना दिया गया 15, है ना। वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया 113। क्या पूछ रहा है आपसे? दोनों का गुणनफल यानी ए इंटू बी पूछ रहा है। तो क्या ये 3 चीज़ें आपने एक साथ कहीं देखी हैं? आपने कहा हाँ देखी हैं, कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई होना है, और a प्लस बी का मान दिया 15, तो 15 का स्क्वायर, ये 113 हो गया बराबर प्लस 2ab
15 का स्क्वायर 225, 113 यहाँ आके घट जाएंगे बराबर 2ab, 113 जैसी घटे तो बचे 112 बराबर 2ab, 2 से किया भाग, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ab का मान 56 आंसर। तो जब आप इनको लिखोगे तब ये कर पाओगे, इनको बनाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन बनाना सीख ली, हमारा काम है कि अगर इस चैप्टर में हमने आपको लैंग्वेज पढ़वा के क्वेश्चन बनाना सिखा दी तो हमारा काम हो गया। तो प्लीज़ आप इक्वेशन बनाने पर ध्यान दो। 2 क्वेश्चन और लगाते हैं, चलो ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो परीक्षा में खूब आए, ये बाद में देखते हैं, पहले ये देख लें कि 2 ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। अगर अच्छे से दिखाई ना दे, मान लो कुछ राइटिंग अच्छी नहीं लगे, तो जब मैं बोलता हूँ तब आपको ध्यान देना है, एक एक चीज़ समझ में आएगी। ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है और बड़ी संख्या को छोटी से भाग दें तो भागफल भी 5 है। अब फिर से कहा ना, कई बार सवाल ऐसे आएंगे सीधे सीधे। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी हों वो ऑप्शन में दी गई, जितनी संख्या क्या हो वो सीधी ऑप्शन में दी जाए, सवाल नहीं लगाना, चेक करना है कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन की बात मान रहा है। जो ऑप्शन क्वेश्चन की बात माने वही आंसर। तो देखा पहला ऑप्शन कि हाँ 12 और 7 का डिफरेंस तो 15 है, 5 है, लेकिन 12 में 7 से भाग दिया जाए तो 5 नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं। 16 और 11 का डिफरेंस तो 5 है, लेकिन 16 में 11 से भाग दिया जाए तो 5 नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं। 15 में से 15/2 घटाओ, 15/2 क्या करता है 7.5, 15/2 मतलब 7.5 घटाओगे तो 7.5 बचेगा 15/2, जबकि कितना बचना चाहिए 5 बचता है, बचना चाहिए 5, जो नहीं बचता, सही ऐसी आंसर नहीं। पेपर में अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ही आंसर होगा, उसको लगाते नहीं, यहाँ लगाएंगे अपन, ठीक है लगाएं, बात समझ में आ रही। 3 ऑप्शन अपन ने गलत कर ली, चौथा तो उत्तर हो गई। अब चौथा अपन को चेक करना है कि क्लासरूम में, एग्जाम रूम में होते तो बिल्कुल चेक नहीं करते, लगाएं। देखो मिटा देता हूँ मैं इसको कि चौथा है 25/4 और 5/4, डिफरेंस करोगे तो 20/4 आएगा, कट जाएगा 5, डिफरेंस 5 आ रहा है, ये डिफरेंस ही है। और इनका भाग करने पर 25/4 में भाग कर दोगे 5/4 से, 4 से 4 कटे 5/25, तो भागफल 4 आ रहा है, इसलिए ये आंसर। अब इसको आप x मान के ऐसा लगाने लगे तो फिर परेशान हो जाओ। तो कब क्या डिसीजन लेना है ये ध्यान रखना। जो अगला क्वेश्चन में लगवाने वाला हूँ ये तो हर एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा रूप चेंज कर लेता है, कहीं डेसिमल में हो जाता है, कई किसी में हो जाता है, लेकिन ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है आपको कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। कितना ज्ञात करना था 3/14, और उसने कितना ज्ञात कर दिया, गलती से उससे 3/4 ज्ञात कर लिया। आपको किसी भी चीज़ से को 3 से गुणा करना था, उसे 14 भाग करने थे, लेकिन आपने उसका 3/4 भाग निकाल लिया, जिससे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। अब लैंग्वेज तोड़ते बनने लगी आप कि आपने जो संख्या है, कोई ना कोई संख्या होगी, आपने कह दी वो संख्या जब पता नहीं तो क्या मान लेते हैं x, उसका क्या निकालना था 3/14, कैसे निकाल 3/14 x। अगर कभी किसी का बोल दे तो ऐसे लिखते हैं x का 3/14 का मतलब होता है गुणा, तो x गुणे 3/14, या उसको ऐसा लिख देते हैं 3/14x, ठीक है। लेकिन आपने निकाल दिया 3/4x, 3/4x निकाल दिया, आपको निकालना है 3/14, जिससे एक उत्तर इससे आया, एक उत्तर इससे आया। इससे प्राप्त उत्तर इससे कितना ज़्यादा है 150, यानी इन दोनों का डिफरेंस 150। अब एग्जाम रूम में तो बच्चे पूछ लेते हैं अधिक लिखा और आपने माइनस कर दिया, अधिक मतलब ज़्यादा प्लस करना चाहिए, नहीं। अगर हम अधिक की बात करें तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था 13 से गुणा करने पर 180 अधिक आता है,
तो हमने वहाँ उसको ले गए थे। यहाँ डायरेक्ट कर दिया कि 3/4 x से जो मान आया होगा और 3/14 से जो मान आया होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये वाला मान इससे 150 ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस। कभी हम आपसे पूछें कि 30 20 से कितना अधिक है, तो क्या जोड़ोगे आप, क्या कहोगे, घटाओगे? या 20 30 से कितना कम है, तो क्या करोगे, तो घटाओगे। तो अधिक कम मतलब होती तुलना, और तुलना में क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें अलग कर देते हैं, डिफरेंस दिखाते हैं। तो डिफरेंस दिखा दिया आपने, एलसीएम ले लिया, 28 आ गया, 7 3 21 हो जाएगा, 4 7 28 और 7 21, मान 4 दूनी 28, 6x बराबर 150। घटेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 15x/28 बराबर 150, कट गया 10, x बराबर 280। वो संख्या कितनी है, वो संख्या है आपकी 280। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। एक चीज़ और, कई बार पूछा था वो संख्या ज्ञात कीजिए, या कई बार पूछते सही उत्तर ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए तो यही सही उत्तर ज्ञात करना होता, तो हम क्या करते, थोड़ा सा और लगाते, 280 का 3/14 करते, वो कर देते 7 14 से काट देते, 20वां करता, 20 30 60। सही उत्तर कितना आया था, 60। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, वो संख्या ज्ञात करना, सही उत्तर। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो अगर आप 1 से 2 बार लगा लो, थोड़ी से मुंह में छाले हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर लगा होगा आपको लैंग्वेज में, थोड़ा सा 1 से 2 बार देख लेना आप। वैसे मैं तेज बोलता हूँ, आपको पता है, अब तो आप आदी हो गए होंगे, 50-60 वीडियो हो गए है ना लैंग्वेज के भी। जो समझ में ना उसको कमेंट्स कर दिया, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। अगर आप क्लास में आए होते तो आपको पता होता कि हर चीज़ का जवाब होता है, और लंबी लंबी अपनी क्लासें हो जाती हैं। यहाँ आप लोग बार बार कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाया करो, बड़ा वीडियो समझ में नहीं आने लगता। बस आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन को लगाओ, बार बार लगाओ, और फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करो। मैं कुछ दिन बाद टेलीग्राम पे सबकी सीटें डाल दूंगा, तो आप कर लेना। क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं बेसिक एक बार अच्छे से निपटा दूँ, और इनके माध्यम से भी आपकी लगभग हर टॉपिक में 20 से 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये था अपना संख्या पर आधारित प्रश्नों पे कुछ सवाल थे, और भी कुछ लैंग्वेज है, तो आपको इस चैप्टरों में लैंग्वेज को तोड़ना सीखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।